हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 6 क्लास है, और 6 क्लास में हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक आपका फर्स्ट है, और उसी में लेसन नंबर 2 पढ़ रहा था, विविधता एवं भेदभाव। डायवर्सिटी को हम लोग 2 लेक्चरों में बड़े अच्छे से क्लियर हो चुका था। अब हम भेदभाव की बात कर रहे थे। इस भेदभाव के अंतर्गत आज आपने सबसे पहले ही समझा था कि हम किसी के प्रति रूढ़िवादिता क्या होती है, हम कैसे किसी के प्रति एक आपका रूढ़िवादी जो सोच है हम उसका आपका सर्जन कर लेते हैं कि आखिर में रूढ़िवादी सोच है क्या, और हम आपका देखते कैसे हैं रूढ़िवादी सोच को, ये बड़ा महत्वपूर्ण था। तो रूढ़िवादी सोच किसी के प्रति पहले कोई अवधारणा वालना कि हम इस प्रकार से हैं, वो व्यक्ति ऐसा होगा, फिर वैसे ही हम लोग बिहेव करते हैं और वैसे ही हमारी थोड़ी सी हैप्पी टेंडेंसी बन जाती है, और हमको देखकर वो समाज 2-4 लोग उसी तरह से चलते हैं, जिसका हमारे समाज और हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर भी असर डालता है, और वही व्यक्ति के बिहेवियर में भी करता है। जैसे हम किसी को कंजूस, अपराधी, किसी का लिंग, भेद, जेंडर के आधार पर हम लोग उसको रूढ़िवादी बना देते हैं, या उसको बेवकूफ समझते हैं, या फिर हम उसको क्या करते हैं, समाज में उसकी वो जो मान सम्मान गरिमा का हक है खो देते हैं। और एक हम ओवरव्यू करते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। अब भी कुछ होता है तो हम क्या कहते हैं कि आपने चूड़ी पहन रखी है, मतलब चूड़ी पहनना एक कमजोर का प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसी सारी सिमिलरिटीज ये सब यहाँ हमको देखने को मिलती है रूढ़िवादी में। देखिए, देख लिया, आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और भेदभाव और समानता को असामान्यता कैसी थी उसको हम लोग इसमें परख लेते हैं, ठीक है। और हमने समीर समीर दो एक की कहानी को पढ़ा, और इसी में हम अछूत यानी कि दलित और अछूत को समझने का प्रयास किया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आपका जीवन यापन वाली कहानी थी उसको हमने इसमें देखना और जानने का प्रयास किया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कहानी आपके जीवन में कितनी बड़ी प्रेरणादायक के रूप में है, बताइए आप मुझे कि उनकी कहानी कैसे आपके जीवन में कोई प्रेरणा का स्रोत बनती है, या आपको किसी काम के लिए आपको मोटिवेटेड करती है, या कैसे आप अपना आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ प्रेरक रूप में आपको समझ आती है तो बताइए। ये थी अंबेडकर की कहानी। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं, और इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके बड़े अच्छे से आपका देख लेते हैं। चलिए, कह रहे कि बच्चे पैसे देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले उन्हें ले जाने से क्यों मना कर रहे थे। भाई अंबेडकर और उसके भाई जो बच्चे थे वो जाना चाह रहे थे, गाड़ी वालों को पैसे भी दे रहे थे, वो कह रहे थे चाहे वो दुगना पैसा ले ले लेकिन हमको छोड़ दे। स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसे भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया थी उसे देखकर बचपन में अंबेडकर को कैसा लगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों के पूर्वाग्रह का अनुभव हुआ है, यानी कि आपने पहले किसी के आपके बारे में पहले किसी ने सोच बना ली हो और फिर उसका बिहेवियर आपने फील किया हो, ऐसा कभी हुआ है? क्या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव के व्यवहार को देखा है,
और आपने इसको कैसे महसूस किया है, इसको आप अच्छे से देखना चाहेंगे। ठीक, कल्पना करके देखिए कि इतना मुश्किल होगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा। लोग अपने आसपास में दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना दे, यानी कोई आपके छुए ना, आपको पीने का पानी ना दे, आपको मना कर दे। ये सब कितना अपमानजनक लगता होगा कि कोई आपके हाथ से खाए ना, आपने खा लिया तो उसको धुले फिर बैठे, आप प्रवेश कर दे तो आपको गाली दे, आपके हाथ का पानी ना पिए। सोच के देखिए कितना बड़ा विडंबना सा लगता है। एक वो समाज था जिसने ये सब कुछ झेला था, और एक आज हम समता मूलक समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां पर समता मूलक समाज है, हम ये नहीं कह सकते 100% है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा अब हम समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग कास्ट, जाति, धर्म इनसे ऊपर उठकर हम एकता में और समरूपता में और भाईचारे की तरफ अपना आगे हुए बढ़ते हमें दिख रहे हैं। हम बात करेंगे समानता के संघर्ष की। ब्रिटिश शासन में से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था, और संघर्ष भी शामिल था। दलित, औरतों, जनजातीय मामलों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। कैसे करा? गैर बराबरी का अनुभव किया और उसकी लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले की बात हुई है, बहुत सारे दलित संगठित होकर मंदिरों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किए। कह रहे बहुत सारे दलित ऐसे थे जिन्होंने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। महिलाओं की मांग थी कि उनको पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। किसके लिए लड़ी? कि पुरुषों के समान जो शिक्षा का अधिकार है वो भी हमको मिलना चाहिए। यानी कि हर एक अधिकार के लिए, हर एक चीजों के लिए, समानता के संघर्ष के लिए बहुत सारी पिछड़ी, दलित, जनजातीय, आदिवासी लोगों ने, गरीब आर्थिक तबकों ने इनका संघर्ष झेला है। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी ने संघर्ष झेला है और यह जो संघर्ष के दम पर आगे बढ़ी है, वो है आपका महिला वर्ग। चाहे वो देश की हो, विदेश की हो, कहीं की भी हो, महिला वर्ग ने अपने लिए स्वयं हर प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित कर कर, सिद्ध कर कर, खड़े होकर पुरुषों के बराबर में आने का प्रयास किया। इसे आप देख आगे बढ़ जाए। अब देखिए 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्यक्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया कि भाई हमारे यहाँ कई प्रकार की असमानता है और उन पर हमको जो व्यक्त है और उन पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसा भेदभाव किया जाता है, और लोगों ने उनके खिलाफ कई तरह के संघर्ष किए। कई नेताओं ने लड़ाइयों के हिस्से थे, जिसमें जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसने भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। समानता क्या माना गया? अहम मूल्यों की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जुड़ी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। क्या कहें? व्यक्ति को क्या चाहिए? सबको समान अधिकार और समान अवसर की प्राप्त करने की बात करें। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को अपराध की तरह देखा जा सकता है और इससे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। यानी कि अब जो अनटचेबिलिटी है, जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं, छुआछूत जो है,
इसको क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, ध्यान दीजिए। और इसको कैसे देखा गया भाई, ये तो एक अपराध है, इसको अपराध की तरह देखा गया। आज भी अगर कोई व्यक्ति करता है तो यकीन मानिए उसको अपराध की श्रेणी में, नॉन कॉग्जेबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय है, सॉरी संज्ञेय है, कॉग्जेबल आपका ऑफेंस है। जिस तरह अपराध होता है जघन्य अपराध, उसकी श्रेणी में रखा गया है इसको। इसे कानून के रूप से खत्म कर दिया गया, यानी कि अब कोई भी आपका अछूत या अस्पष्टता को व्यक्त नहीं कर सकता। लोग अपनी पसंद का काम चुनने का बिल्कुल आजाद हैं, नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार की यह विशेष जिम्मेदारी डाली है, और कह रहे हैं कि सरकार संविधान में ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, कि आप समानता स्थापित करेंगे, इक्वलिटी देंगे, अछूत को दूर करेंगे और सबको बराबर रखेंगे। ये सारी जिम्मेदारी संविधान ने किसको दी है, सरकार को व्यक्त कर। चलिए देख लिया, आगे बढ़े। अब देखिए, गरीबों और धाराओं से अलग थलग पड़े समुदाय को समानता के अधिकार का फायदा दिलाने के लिए विशेष कदम उठाए गए। कर जो लोग समानता के अलग थलग पड़े थे, जो मूल विचारधारा, उनके लिए कदम उठाए गए। संविधान के लेखकों ने यह कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता के लिए सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कारक है। यह महसूस किया कि लोग अपने धर्म का पालन करें, अपनी भाषा बोलें और अपने त्योहार को मनाएं और अपने आप में खुले रूप में अभिव्यक्त करें। आजादी होनी चाहिए। उन्हें कहा कि कोई भी भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाता है। उन्हें चाहिए कि कमजोर, सरकार सभी को बराबर मानेगी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, और हम इकट्ठा करते हैं और एक और इज्जत करते हैं। हमारे संविधान में विचारों पर जोर दिया गया, पर यह पाठ इस बात के लिए उठाया जाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। क्या कह रहे हैं, अनइक्वलिटी आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य जिसे हम निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है बने। सच्चाई के लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए गए कदम के लिए कैसा है, बहुत जरूरी है। तो किस लिए है, क्यों जरूरी है, कैसे मूल्यवान है, इसको, इन सबको हमको देखने की और जानने की बहुत जरूरत है कि क्यों हमारे रूप में मूल्यवान है। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे महिलाओं ने इस संघर्ष को झेला है। हर चीज में उन्होंने अपने अधिकार पाने से लेकर यहाँ तक आपका संघर्ष के रूप में उसको व्यक्त किया।
चलिए देख लिया। अब ऐसे ही देखिए, ये संविधान सभा को लिखने वाले कुछ मेंबर हमारे पास हैं। क्या इन मेंबर में से कुछ जानते हो? बताइए। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। नाम बताइए। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, आप इनका नाम बताइए। बताइए। चलिए, कौन बच्चा बताएगा इनका नाम? हमारे देश के पहले राष्ट्रपति। चलो आगे बढ़े। देख चुके आप, ये बेसिकली आपका चैप्टर है जो खत्म हो चुका है। अब देखिए, चैप्टर है पूरा खत्म हो गया है, लेकिन हमें संविधान की प्रस्तावना को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना है और पहले पेज पर लिखा है। जब आप किताब खोलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो देखिए, ये है संविधान की प्रस्तावना, बड़ा डिजाइन देकर बनाया है। आप इसको पढ़ेंगे तो भारत का संविधान है, उद्देशिका है हम भारत के लोग। क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए हम दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 एतवार द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब किसी को एक्सेप्ट करना, अधिनियम कोई एक्ट था उसको स्वीकार करना, और आत्मसमर्पित यानी कि अपने आप को उसको समर्पित करना। तो हमने इस तरीके से अपने संविधान का पूरा वर्णन हमने इसमें किया है कि क्या मतलब है उद्देशिका का, कैसे हम इसको समझते हैं, कैसे हम उद्देशिका को देखते हैं। ठीक है। चलिए देख लिया। तो इस तरीके से हमारा विविधता और भेदभाव को हमने समझने का, जानने का प्रयास किया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।